सुजलाम सुफलाम मलयज सुजलाम सत्स्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में या ना इसको बांटो, साज संस्कृति से बना देश सारा, बना देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब गाएंगे वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गार्ड साहब बाहर, रिंग के बाहर तुरंत, कोई जरूरत नहीं आपकी। पब्लिक के शो में क्या करेंगे अंदर, आप जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शो भैया जी कहीं नहीं होता है, आज देश को जवाब दो, लेकिन फॉर्मेट वही है और कुल मिला के बातचीत का सिलसिला भी वही है। 2 दिन से मणिपुर का मसला बहुत जोर से उठ रहा है यहां पे। इससे पहले भी बातचीत आती थी, लेकिन महिलाओं के साथ जो हुआ उसका जिक्र सबसे ज्यादा, और उसी को लेकर शो डिजाइन हुआ और उसी का मुद्दा विशेष तौर से छाया रहा। किसी ने मुझसे कल कहा, मैसेज भेजा कि आप जब शो कर रहे थे तो फला आदमी बोल रहा था, ये फला आदमी जब बोलता है तो मुस्कुराता है, हंसता है। नहीं हंसना चाहिए भाई, और जिनको जिस पर हंसना चाहिए वो नहीं हंस रहे हैं। हम बातचीत के सिलसिले को आज फिर से शुरू करेंगे, और सिर्फ एक छोटे से निवेदन के साथ कि महिलाओं पे बातचीत है, और आरोप प्रत्यारोप ना लगे इस तरह से कि जैसे लगे कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात दरअसल ये हो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसी शुरुआत हो जिससे ये कहा जा सके कि हां, चाहे वो मसला बंगाल का हो और चाहे वो मसला मणिपुर का हो, मसला है महिलाओं का। अगर आप एग्रीड हैं तो बातचीत शुरू करें, नहीं है तो फिर मैं रुक जाता हूं। बोलिए। कोई बात नहीं, जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, एहसान अब्बासी साहब प्रेसिडेंट पसमानदा मुस्लिम, अंबर जैदी जी सोशल एक्टिविस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवीर जी स्पोक पर्सन कांग्रेस, प्रभात कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पॉलिटिकल एनालिस्ट। अरुणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नवल उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो यहां पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं उसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, अपनी बात कहें, पुरुष भी अपनी बात, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक पुरुष बात नहीं कहता महिलाओं की बात अधूरी रहती है, और जब महिलाएं कहती हैं तो पुरुष को कहना चाहिए, और पुरुष कहें तो महिलाओं को भी कहना चाहिए। दोनों को अपनी बात कहनी चाहिए और दोनों को बराबर का अधिकार है। मैं एक दो लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जो लोग आए, कहां से आना हुआ भैया? मैं तो दिल्ली में रहता हूं। मुझे देख के ही लग गया था तुम्हें कि हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि लिफाफा यही दिल्ली का ही होगा, ये लिफाफा दिल्ली का ही होगा, इसके अलावा कहीं। कहां से आना हुआ? उत्तराखंड से।
उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से। बारिश कुछ थमी? नहीं, अभी चल रही है वहाँ पे। कल रात तेज बारिश थी। कल रात तेज बारिश थी उत्तराखंड, मैंने देख लिया उत्तराखंड में, और बारिश का विशेष तौर से कहा गया है। आप यहीं दिल्ली में काम करते हैं क्या? पापा ही कल ही आए वहाँ से। जी जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। चाय पानी किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा होगा इनकी गाड़ी जी। फंस गई थी सर। हाँ जी, इनकी गाड़ी फंस गई थी, और उत्तराखंड में तो बड़ी विकट समस्या है। जरूर आपसे बातचीत करेंगे और सिलसिला जोड़ेंगे। आपका आना कहां से हुआ? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हैं। क्या काम करती हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, इसी का जमाना है, मार्केटिंग का ही जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ हाँ, ज्यादा हो गई थी आज क्या? जरूर, वह डिजिटल मार्केटिंग के कैसे अवसर हो सकते हैं और कैसे चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जो त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। जी बोलिए, मुद्दा बोलिए। मैं पूर्वी बांग्ला शरणार्थी समिति के मैं भगा दूंगा आपको गार्ड से बुला के, या चुपचाप खड़ा होना आता है? खुद बेइज्जती करवाएंगे अपने परिवार की, और जो बच्चे देख रहे होंगे वो कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी खड़ा हो गया, जाके चुपचाप खड़ा रहिए। जी, मैं पूर्वी बांग्ला शरणार्थी समिति बिहार के प्रदेश के महासचिव हूँ और निखिल भारत के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे पूर्वज आज से 69 साल पहले, 79 ईयर्स पहले, 69 ईयर्स पहले जो से हिंदुस्तान आए थे, और आज तक हमको जो सो समान अधिकार से कांग्रेस हो। कौन सा अधिकार आपको नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। हमको जो सो जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का नहीं मिलता है, जो हमारे पूर्वी पाकिस्तान में मिलता था। पूर्वी पाकिस्तान में जो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति का बंटवारा नहीं हुआ था, उसमें देश बंटवारा नहीं हुआ था। उसी समय हमको जैसे जाति प्रमाण पत्र मिलता था अनुसूचित जाति का। बिहार में कहाँ पे सेटल है सबसे ज्यादा? हम जो सो मोतिहारी में सेटल है। मोतिहारी में कितने परिवार होंगे? वहाँ पर जो सो करीब 3000 लोग हमारे वोटर जो है आज के दिन में करीब 14,000 है। 14,000 वोटर। जी नहीं, 14,000 वोटर है तो थोड़ा बहुत तो दबाव बनता है, दबाव बनता है। जी, बातचीत का सिलसिला शुरू कर, क्योंकि इसलिए कहा कि जब तक दबाव बने ना, यहां तो कोई बात ही नहीं सुनता कोई। जी, मैं आया, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं डॉक्टर टीना करमबीर से। मैं कोशिश करूंगा कि मुद्दे को एक एक करके बोलता जाए, दूसरा उसके बाद जवाब, एक एक करके, जो हमने पिछले 2-4 दिन से सोचा है। जी डॉक्टर टीना। जी देखिए सर, 2 दिन हो गए हैं संसद नहीं चली है, और अब जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? जो सत्ता में है वही जिम्मेदार है। जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद चलाने की जिम्मेदारी संसद की होगी, देश के प्रधानमंत्री की होगी। आज अब जब लगातार 2 दिन अब छुट्टी है, 4 दिन के बाद देखिए ये मुद्दा दबा दिया जाएगा। यही ये सरकार करती आई है। लगातार जब भी इस देश में कोई ऐसा मुद्दा उठा है, मुद्दा दबा दिया जाता है। ये मुद्दा जो है ये महिलाओं का मुद्दा है। मैं आज कहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को, कि सारे के हाकिम को, कि सबके सब एक पत्र लिखो, और पत्र में लिखो कि लानत है इस देश के प्रधानमंत्री को, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो छुप रहे हैं, वो बच रहे हैं, वो जानबूझकर बोलना नहीं चाहते। अगर वो संसद में आएंगे तो विपक्ष जो है उनसे सवाल पूछेगा कि जो 2 बेटियों के साथ हुआ, और न जाने जब इंटरनेट बहाल होगा तो कितनी बेटियों के साथ वीडियो। जी, सवाल पूछे। मैं आ रहा हूँ, वकील साहब कहाँ से आना हुआ? मैं इश्तियाक भाटी हूँ, मैं जम्मू से हूँ। तो मैं 2-3 बातें आपके चैनल के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब देश में झूठ फैलाया जाता है और हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। जो मणिपुर में हुआ, वो एक फौजी की बीवी थी जिसको नंगा दौड़ाया गया। मैं पूरे, और एक पीछे जो एक माइनर हिंदू लड़की को 16 बार चाकू से कौन डाला, और वहां पर जितने लोग थे उन्होंने कोई बचाने के लिए नहीं आया। अगर मैं होता तो मैं उस लड़के को दबोच लेता। अगर समाज ऐसी चीजों का नहीं कंडेम करेगा और आगे खुल के नहीं बोलेगा, ये देश उतना ही मुसलमान का है, उतना ही हिंदू का है। मुझे अफसोस है। मैं आपने पूरी बात कही। वकील हैं आप, जानते हैं 90 तुले शब्दों में बोलते हैं। मैं नाम जानना चाहता, मैं मिस कर रहा आपका नाम। मैं इश्तियाक अहमद भाटी हूँ। इश्तियाक साहब, मैं इससे इतना कहता हूं, मौके बहुत सारे हैं। मैं अगर वहां होता, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, आप दबोच लेते। जी, मैं आपसे सिर्फ नहीं, मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है, पता नहीं कहां से ये बात आई। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आसपास पड़ोस आप आंख खुली रखिए, हमारे आसपास सब जगह ऐसे ही लोग मौजूद हैं। तो मौके हैं, रोकिए। जी, क्योंकि सिर्फ मणिपुर में नहीं हो रहा,
जी जी अभी मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरीके से यहाँ पर फिर बोलने लगी कि हमें तो आगे मुद्दे पे बात करना है, पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही, मोदी जी की बात नहीं हो रही। अरे आपके अशोक गहलोत नीचे जो बात कर दी है वो तो सबके सामने ही है। किस तरीके से मंत्री को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। आप लोग बात करने पर आ गए। आज वो मिनिस्टर जो है शांति देरीवाल, उन्होंने क्या बोला था विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में, कांग्रेस मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार लाजमी है। आपने उनको अपने साथ, अपने पीसी में अपने साथ बिठा के रखा हुआ था। आप लोग किस तरीके के लोग हैं, बात करते हैं मानसिकताओं पर। अरे कांग्रेस क्या बात करेगी मानसिकता पर, जब आप खुद लोगों के जबानों को बंद कर देते हैं, जब आपके खुद के लोग आपको आईना दिखाते हैं तो आप उनको बर्खास्त कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप बात करेंगे, मणिपुर पे बात करेंगे। आप लोगों ने तो INDIA बना लिया है ना। अब ना तो कोई TMC बात करेगा कांग्रेस पर, ना आम आदमी बात करेगा कांग्रेस पर, ना DMK बात करेगा कांग्रेस पर, ना कोई तमिलनाडु का बंदा बात करेगा, ना आपका बात करेगा, तो कौन बात करेगा। जी जी सवाल है। हाँ जी बोलो बेटा। सर एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? जो मुद्दा है ना उससे भटके ना और उसका सॉल्यूशन निकालें। जी बिल्कुल। मैं नाम जानना चाहता हूँ तुम्हारा बेटा। रोहन सिसोदिया। रोहन सिसोदिया, आगे आओ। कहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तुम्हारे हिसाब से मुद्दा क्या है? सर जो महिलाओं का मुद्दा है, आज जो हमारे समाज में जो चल रहा है उसका जो सॉल्यूशन, हमारे जो क्राइम जो रेट बढ़ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालें, ना कि एक दूसरे पर राजनीतिक दल पर आरोप ना लगाएं। अभी देखो मैम ने जो बोला, आप उनका वो आरोप लगा रही हैं, एक दूसरे का आरोप ना लगाएं, यहाँ पे बैठे हैं, एक सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। जी प्रभात जी। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक आग्रह कर रहा हूं, और वो आग्रह चूंकि कवि हूं तो कविता की भाषा में ही 4 पंक्तियों में करता हूं कि देख देख थक गई द्रौपदी, देख देख थक गई द्रौपदी, जग में होता अत्याचार, त्याग लोक मर्यादा को कर में धारण कर ली तलवार। हा हा भीष्म पुकारे अब ना, हा हा भीष्म पुकारे अब ना ही कृष्ण से करे गुहार, बढ़े दुशासन चीर खींचने तो दे उसकी भुजा उखाड़, बढ़े दुशासन चीर खींचने तो दे उसकी भुजा उखाड़। मेरी बहन ने कहा कि किसी ने ऐसा बोला उसको कांग्रेस ने साथ ले लिया। उसने बोला होगा बहन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जिसने किया वो आज ही क्यों बैठा ब्रिजभूषण शरण सिंह, बोल नहीं पाती हो। जिसने किया कुलदीप सिंह सेंगर बचाने के लिए हर मैंने आपके बीच में नहीं बोला था प्लीज। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं लिया आपने, कुलदीप सेंगर के पीछे पूरी सरकार खड़ी रही। चिन्मयानंद का नाम जानती हो ना बहन, क्या क्या किया था, कौन कौन से वीडियो आए थे। सेंगर को पार्टी ने नहीं, सेंगर को इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा, मेरे भाई ने ठीक कहा, वो छात्र ठीक कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मणिपुर पर हमारे गृह मंत्री जी वहां गए और आके वापिस चले आए। अगर ये वीडियो नहीं, आप कवि हैं, आपका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये मुद्दा लखनऊ दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र पूछता है कि ये मुद्दा मणिपुर का है या यह मुद्दा संपूर्ण महिलाओं का है? ये मुद्दा समस्त मानवता का है, पूरी मानवता शर्मसार हुई है। जी जनाब। भाई साहब आप बोले जो बात बोले, मैं इस बात पे आपका बोलता हूं कि आपने कहा था आप ही की जब सरकार थी इस टाइम पे, एक यासिर मलिक जिसने कश्मीर में बहन बेटियों को नंगा करके हरी से काटा, आपकी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उसको बिरयानी खिलाने का काम किया, आपने उसको सजा नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं यह मुद्दा ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं ये समाज का मुद्दा है, हमें जागना पड़ेगा। हिंदुस्तान की एक एक जनता को जागना पड़ेगा। किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय करने से पहले हमें अपनी बहन बेटियों की तरफ देखना पड़ेगा कि ये हमारी भी बहन हो सकती है, उसकी भी बहन हो सकती है। जब तक हमारी चेतना नहीं जागेगी यह देश नहीं जागेगा। आ रहा बेटा आराम से। जब तक हमारी चेतना नहीं जागेगी, जागे कैसे चेतना? सवाल तो यही है। आ रहा हूं, कैसे जागे चेतना? क्या नाम है बेटा? जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र कहाँ से आना हुआ? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद में क्या काम करते हैं? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ और शायरी और कविताएं करता हूँ। शायरी कविताएं करते हैं? मौसम शायरी और कविताओं का है? नहीं है।
जिसके पास जो कलम है, जिसके पास जो पैनापन है, वो वही करेगा। जो कविताएं लिखता है वो कविताएं ही लिखेगा ना। तो मेरे को तैयार करो, मैं आया। शफात साहब, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि अपनी ही जबान से गिरा ली। वो कैसे गिरा ली? वो अपने स्टेट के फेलियर को उजागर नहीं करते। क्या ये नैतिकता नहीं बनती थी कि पूरा मीडिया मणिपुर जाए और जो मणिपुर के अंदर दुष्कर्म हुआ है उसको सार्वजनिक तौर पे दिखाए जाते? लगातार मैं आपके चैनल के माध्यम से हर एक डिबेट में मणिपुर का मुद्दा उठाता रहा। संपूर्ण विपक्ष जो है मणिपुर का मुद्दा उठाता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी कब बोले? तब बोले जब माननीय न्यायाधीश की एक टिप्पणी आई, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बोले। क्या गृह मंत्रालय के पास ये रिपोर्ट नहीं जारी होगी? और वहां के मणिपुर की महिला राज्यपाल कह रहे हैं कि हमने सब कुछ अवगत करवाया, और ऐसा जो है आज तक मैंने मणिपुर के अंदर नहीं देखा जो हो रहा है। आज तक चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा पता क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 2002 का इतिहास इससे भी ज्यादा खराब लिखा गया। अशोक गहलोत का जब प्रधानमंत्री जी जब नाबालिग लड़की के बलात्कार केस पर फांसी की सजा का कानून बना रहे थे, तो अशोक गहलोत कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई कानून ना बनाए, लड़कों से गलती हो जाती है। ये मुलायम सिंह यादव कहते जो इनके समर्थक है, जो इनके पार्टी के सदस्य है, ये लोग जब ये लोग देखिए आप क्या कह रहे थे? जोर से बोलने में सत्य नहीं बदलता। बिल्कुल, आई एक्सेप्ट। आप टोन नीचे रखिए, बात अपनी कहिए, टोन अपनी बात नीचे रखिए। मैं इनसे कह रहा हूँ, ये मुद्दा ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये मुद्दा समाज का है। जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे, जब तक हम अपने अंदर बैठे हुए राक्षस को नहीं मारेंगे, मुझे नवल उपाध्याय से एक सवाल पूछना है। नवल उपाध्याय ऑटो चलाते हैं। नवल उपाध्याय, अगर हम अंदर के रावण को मारना है तो ये अंदर का रावण डरेगा कैसे? ही तो डर ही नहीं रहा है। और डरा इसका मैं एक ही सिचुएशन बताता हूँ साहब। आप बताइए, क्योंकि आप सड़कों पे घूमते हैं, आप ऑटो चलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ सर, क्योंकि मैं सड़कों पर चलता हूँ। 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे भी बहन बेटियां सड़कों पर मिलती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको घर तक छोड़ने की। हम देखते हैं दिन में और रात में हमेशा क्या होता है रोड पर, कैसे कैसे लोग घूमते हैं। इस पर देश की सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। बनाना चाहिए। कठुआ की आसिफा याद है ना? उस 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी और उसकी जान चली गई थी, और सरकार ने कानून बनाया है कि नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या में फांसी की सजा होगी। फिर उसका अपराधी को फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? जब कानून है देश के अंदर कि नाबालिग को फांसी होगी, नाबालिग के साथ बलात्कार कोई करता है उसको फांसी होगी, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। अदालत ने सिर्फ आजीवन कारावास की सजा दी। और ये लोग सुन लीजिए, और बिल्कुल सवाल उठेगा, इसीलिए अपील किया है उसकी, और बिल्कुल अदालत में सवाल उठता है। अगर सुन लीजिए, ये बात कर रहे हैं इतनी, तो इसका मतलब इनका सवाल क्या अदालतों से है? तो अदालतों से चिक चिक के पूछो। सरकारों का काम है लॉ को लाना, उसे इम्प्लीमेंट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और अगर कहीं पर भी कोई लुकअप, जब इनके लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए तो बहुत बल्ले बल्ले। हत्यारों के साथ खड़े होकर तिरंगा यात्रा निकाला। मैं इसके बाद आपको दे रहा हूँ। दीना, प्रतीक जी, यहाँ पर मैंने उम्मीद की थी कि आज का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है, और जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो अपनी पार्टी लाइन विचारधारा से ऊपर उठकर एक सामूहिक बहस करेंगे, जो सामूहिक जिम्मेदारी इस तरह के मुद्दों पर बनती है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सारी पार्टियां, अगर हमारे देश में इस तरह का कोई भी दुष्कर्म होता है तो उस पर एक सामूहिक चर्चा करें और उसकी सामूहिक जिम्मेदारी भी लें। लेकिन चाहे हम किसी सदन की बात करें या फिर हम आप बोलने देंगे नहीं देंगे? अच्छा, पहले मेरी बात रख लो, उसके बाद आप बोलिएगा। अपनी राजनीति बाद में कीजिएगा। महिलाओं की बात है, महिलाओं को रखने ले दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षा और विचारधारा है उससे त्रस्त होकर अपनी चेतना को महत्वाकांक्षाओं के नीचे दबाकर बात रख रहे हैं।
कोई भी एक बात करता है आसिफा की तो दूसरी बात गुड़िया की नहीं करता, एक बात मणिपुर की करता है तो कोई वेस्ट बंगाल की बात नहीं करता। वेस्ट बंगाल में 2 महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया। आप ही बताइए, महिलाएं तो सबकी साझी होती है, ये हमारे देश की संस्कृति है। तो हमारे देश के वो नेता, वो सो कॉल्ड बड़े पद पर बैठने वाले महिला नेता जो 50% आरक्षण की बात करते हैं, क्या हम ऐसी महिला नेता से महिलाओं के इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं जो पार्टी, क्षेत्र, विचारधारा, धर्म और क्षेत्र देखकर बात करते हैं? क्या बात है। हम भाषा, क्षेत्र, लैंग्वेज, रीजन, इसमें बटे हुए लोग हैं। ऑफ कोर्स टीना का नंबर है, मैं टीना को दूंगा जी। देखिए, विपक्ष को ना तो संसद में बोलने दिया जाता है और यहाँ पे ये इतना शोर हल्ला मचा रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री हम ये सवाल पूछ रहे हैं, छोटा सा सवाल, जब वो छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, वो चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, वो फ्रांस जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा सकते? मणिपुर क्या पाकिस्तान में है? मणिपुर में गए, इतनी बदतमीज महिला से बात नहीं करती। बदतमीजी आप कर रही है मैडम। नहीं, देखिए ये अगर ये इन जैसी महिलाओं की वजह से हो रहा है ये सब। राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति इनको बोलिए, बीच में ना बोले। मैं इनके बीच में बोली थी, इनको तमीज नहीं है, बदतमीज। इसलिए स्मृति ईरानी भी नहीं आकर बोल रही है, अपनी बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जब जिन महिलाओं की जो ट्राइबल वीमेंस है, ये सरकार जो है ये दलित विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है, इसीलिए वहां पर नहीं जा रही मणिपुर, वरना मणिपुर कितनी दूर है। लास्ट सेकंड दे रहा मैं, 1 मिनट। हाँ जी प्रतीक जी, यहाँ पर हमारी बहन बात करी कांग्रेस की कि वहाँ क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों नहीं गए। इनसे पूछिए, उसमें मणिपुर में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो इनकी पार्टी के अध्यक्ष कहाँ थे। यहाँ बात करें प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, लेकिन आप अपनी पार्टी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं करे। पल्ला झाड़े कि आप स्मृति ईरानी दलित महिलाओं की बात नहीं करती। जब स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पे गालियां दी जाती है क्योंकि वो राहुल गांधी को टारगेट करती है, जब नुपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर रेप की धमकी दी जाती है क्योंकि वो किसी एक विचारधारा की बात करती है, जहाँ पर महिलाओं को के खिलाफ अत्याचार पर आप ये देखेंगे कि जी। मैं आया जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, मोदी जी की। आज मैं कहना चाहता हूँ, अरे भैया ठीक है, इनका अपना तरीका ही ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। आज मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ। मैं मणिपुर की जो घटना है, मैं निंदा करता हूँ उसकी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, परंतु मैं उनसे पूछ देता हूँ जो लंबी जुबान वाले हैं, जो लंबे हाथों वाले हैं। 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ कश्मीर में, तो वो कहाँ चले गए थे? 1984 में सिख समुदाय का, सिख बेटियों का, सिख बहनों का नरसंहार हुआ था, नंगी करके मारा गया था, वो कहाँ चले गए थे? बंगाल में हुआ है, वो कहाँ चले गए थे? अभी मुझे आपसे भी एक सवाल पूछना है कि आपने कह दिया 1980 में जब कश्मीर से निकाले चले गए थे, जब हिंदू निकाले जा रहे थे तो वो कहां चले गए थे? 84 में जब सिखों के साथ हो रहा था। अभी कहना जरूरी है या उस मणिपुर की घटना को आप कम करना चाहते हैं? मैं सवाल जानना चाहता हूं आपसे। मैंने पहले बोला है कि मैं उसकी निंदा करता हूं। जो आज छाती पीट रहे हैं, आज वो अपना कार्यकाल देखें उन्होंने क्या किया है। एक घटना घटी है, ये रोकनी चाहिए हमें जिम्मेदारी। जी, हम हैं कि ताल्लुक निभाने में लगे हैं, कुछ लोग हैं जो दिल को दिखाने में लगे हैं। पता करो कहीं हाथ उनका तो नहीं था जो आग बुझाने में लगे हैं। एक बात याद है सबको कि 1966 5 मार्च को मिजोरम पर बम गिराने वाला इंदिरा गांधी थी। क्या उसके पायलट कौन थे? राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी। क्या किया इन लोगों ने मिजोरम पर? इन लोगों ने जब बम गिराया 2004-2013 में, किसकी सरकार थी? ये पे मणिपुर में कितने दंगे थे? 4763 दंगे हुए। कांग्रेस की सरकार में बोलने वाले आ गए। कांग्रेस की सरकार। अब बोलने देना बहन प्लीज। इन्होंने इनसे कहा फाजिल भाई से कि कोर्ट पर आवाज उठा रहे हो, कोर्ट के विरुद्ध में। तो मैं ये कहता हूं कि आपके फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकाने का काम किया। वो क्या था बहन, जरा जवाब दे देना। और दूसरी बात, अरे रुक जाइए। और दूसरी बात अंबर जैदी जी ने कहा, बहुत सारी बात इन्होंने बोली। स्मृति ईरानी जी को भूल गई, चूड़ियां भेजती थी लोगों को। आज कहां छुपी बैठी है? आ जाए ना सामने, मैं भी चलूंगा उनके साथ चूड़ियां लेकर के देने के लिए देश के प्रधानमंत्री को। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वंदे माया
ममता बाबू टीपू, ये तो सब अफसाने हैं। जनता में आधे से ज्यादा मोदी के दीवाने हैं। वो ये गठबंधन तो फर्जी है, वो कुछ दिन में यार बिखर जाएगा। वो जब हारेंगे ये 24 में, वो सत्ता का भूत उतर जाएगा। उधर दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां के ला प्लाता शहर में दो कारें आपस में बुरी तरह टकरा गई। वीडियो में दिखा कि जब यह हादसा हुआ तब वहां से एक महिला गुजर रही थी और वो जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंची, दो कारें तेज रफ्तार से आती हुई एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं। टक्कर के बाद वो दोनों ही कारें उस महिला की तरफ तेजी से बढ़ीं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि दोनों कारें उनकी दाईं और बाईं तरफ से निकल गईं। इसके बाद उनमें एक कार तो जाकर पास खड़ी बस से जा भिड़ी, तो दूसरी सड़क के किनारे टकराकर रुक गई। हालांकि अपनी आंखों के सामने हुई इस जोरदार टक्कर से वो महिला सहम गई और सड़क पर ही रोने लगी। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में जबरदस्ती घुसकर बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो आदमी नशे की हालत में जबरदस्ती उस स्कूल में घुस गया और बच्चों को मारने लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो आदमी एक बच्चे को बेरहमी से पीटता नजर आया। उस आदमी ने पहले डंडे से उस बच्चे को पीटा और जब वो डंडा टूट गया तो उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस दौरान वो बच्चा रोता रहा, लेकिन उस आदमी पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे दोबारा मारने लगा। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस स्कूल की प्रिंसिपल ने उस आदमी पर 12 बच्चों की पिटाई का आरोप लगाया, जिनमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई। उधर कर्नाटक के शिवमोग्गा से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई। वहां चर्च के एक पादरी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा, जिसके बाद बंजारा समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया, क्योंकि शिवमोग्गा की पुलिस के मुताबिक पीड़ित नाबालिग लड़की बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती है और नाबालिग छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगते ही बंजारा समुदाय के लोग गुस्से में आ गए। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करके आरोपी पादरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने आरोपी पादरी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिवमोग्गा की पुलिस ने बताया कि पीड़ित नाबालिग छात्रा जिस कॉलेज में पढ़ती है वो चर्च से जुड़ा है। उधर जयपुर की धरती 16 मिनट के अंदर एक के बाद एक आए भूकंप के 3 झटकों से थर्रा उठी। वहां सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 बड़े झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि धरती के कांपने के साथ ही लोगों ने धमाके जैसी आवाज भी सुनी। जयपुर के अलग अलग इलाकों से कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए, जिनमें सब कुछ हिलता नजर आया। एक वीडियो में एक मकान के बाहर सफेद रंग की कार खड़ी दिखी और अचानक विस्फोट जैसी तेज आवाज सुनाई दी। भूकंप के ये झटके इतने जोरदार थे कि कंपन की वजह से लोग दहशत में आ गए। अलमारी बुरी तरह हिली, टेबल बहुत बुरी तरह हिला और हालत ही खराब हो गई। ऐसा लग रहा है नीचे कोई हथौड़ा मार रहा है समथिंग। भूकंप पर निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सुबह 4:09 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:23 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 और तीसरा झटका 4:25 पर आया, जो 3.4 तीव्रता का था। जयपुर में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। उधर रूस की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे एजेंटों ने क्राइमिया में रूस के ब्रिज पर हमले की प्लानिंग की थी। 4 दिन पहले रूस को यूक्रेन के क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ था और रूस ने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने वो हमला करने में यूक्रेन की मदद की थी, मगर ब्रिटेन ने रूस के दावे को सफेद झूठ करार दिया था। पर ग्रे जोन नाम की रूस की न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि उसके हाथ कुछ ऐसे लीक दस्तावेज लगे जिनसे पता चला कि ब्रिटेन के पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों ने कर्ज ब्रिज पर हमले की पूरी साजिश रची और उनके प्लान पर चलते हुए यूक्रेन ने क्राइमिया के ब्रिज पर अटैक कर दिया। दावा किया गया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे इन लोगों ने पिछले साल अप्रैल में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्राइमिया के ब्रिज को उड़ाने के लिए उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें ब्रिज पर हमला करने के कई तरीके बताए गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने हर कीमत पर बेलारूस को किसी भी हमले से बचाने का ऐलान कर दिया। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर वो बेलारूस पर हमला करेंगे तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। और पुतिन ने धमकी दी कि पश्चिमी देशों को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी जितनी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से रूस ने अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में की है, तब से बेलारूस पर हमले का खतरा बढ़ गया। बेलारूस की सीमा लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन से लगती है और ये सभी देश पुतिन से दोस्ती की वजह से बेलारूस के दुश्मन बन गए, जिसका मतलब ये कि बेलारूस पर ये देश कभी भी हमला बोल सकते हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने इन सभी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली।
उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए रूसी सेना में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। खबर है कि रूस यूक्रेन सीमा के नजदीक बसे बेलग्राद और कुर्स्क समेत कई दूसरे शहरों की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन शहरों में कई बार ड्रोन से हमला किया गया। इस दौरान न सिर्फ रूसी सेना के कैंपों बल्कि कुछ तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया। रूस के बेलग्राद और कुर्स्क समेत कुछ दूसरे शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसे हैं और रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि इन शहरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुतिन अपनी सेना में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भर्ती करेंगे। खबर है कि रूस ने बेलग्राद में पहले से ही कई ऐसे कैंप तैयार कर लिए हैं जहां सिर्फ महिला सैनिक तैनात हैं। उनकी ट्रेनिंग से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूसी सैनिक जंग लड़ने की तैयारी करती नजर आई। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 3 देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके। उधर दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां के ला प्लाता शहर में 2 कारें आपस में बुरी तरह टकरा गई। वीडियो में दिखा कि जब यह हादसा हुआ तब वहां से एक महिला गुजर रही थी और वो जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंची, 2 कारें तेज रफ्तार से आती हुई एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं। टक्कर के बाद वो दोनों ही कारें उस महिला की तरफ तेजी से बढ़ीं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि दोनों कारें उनकी दाईं और बाईं तरफ से निकल गईं। इसके बाद उनमें एक कार तो जाकर पास खड़ी बस से जा भिड़ी तो दूसरी सड़क के किनारे टकराकर रुक गई। हालांकि अपनी आंखों के सामने हुई इस जोरदार टक्कर से वो महिला सहम गई और सड़क पर ही रोने लगी। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में जबरदस्ती घुसकर बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो आदमी नशे की हालत में जबरदस्ती उस स्कूल में घुस गया और बच्चों को मारने लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो आदमी एक बच्चे को बेरहमी से पीटता नजर आया। उस आदमी ने पहले डंडे से उस बच्चे को पीटा और जब वो डंडा टूट गया तो उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस दौरान वो बच्चा रोता रहा, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे दोबारा मारने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस स्कूल की प्रिंसिपल ने उस आदमी पर 12 बच्चों की पिटाई का आरोप लगाया, जिनमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई। उधर कर्नाटक के शिवमोगा से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई। वहां चर्च के एक पादरी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा, जिसके बाद बंजारा समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया, क्योंकि शिवमोगा की पुलिस के मुताबिक पीड़ित नाबालिग लड़की बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती है और नाबालिग छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगते ही बंजारा समुदाय के लोग गुस्से में आ गए। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करके आरोपी पादरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने आरोपी पादरी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिवमोगा एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। देश भर में 44 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 70,000 से ज्यादा लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया संबोधित। मणिपुर दरिंदगी मामले में अब तक 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। 4 मई को 2 महिलाओं के साथ भीड़ ने की थी दरिंदगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश के बाद सड़कों पर बहने लगा नदियों का पानी। यवतमाल में पेनगंगा नदी में आई बाढ़ से गांव में फंसे 65 लोग। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पहला झटका सुबह 4:09 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:23 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 और तीसरा झटका 4:25 पर आया, जो 3.4 तीव्रता का था। जयपुर में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था।
उधर रूस की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे एजेंटों ने क्राइमिया में रूस के ब्रिज पर हमले की प्लानिंग की थी। 4 दिन पहले रूस को यूक्रेन के क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ था और रूस ने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने वो हमला करने में यूक्रेन की मदद की थी, मगर ब्रिटेन ने रूस के दावे को सफेद झूठ करार दिया था। पर ग्रे जोन नाम की रूस की न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि उसके हाथ कुछ ऐसे लीक दस्तावेज लगे जिनसे पता चला कि ब्रिटेन के पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों ने कर्ज ब्रिज पर हमले की पूरी साजिश रची और उनके प्लान पर चलते हुए यूक्रेन ने क्राइमिया के ब्रिज पर अटैक कर दिया। दावा किया गया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे इन लोगों ने पिछले साल अप्रैल में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्राइमिया के ब्रिज को उड़ाने के लिए उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें ब्रिज पर हमला करने के कई तरीके बताए गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने हर कीमत पर बेलारूस को किसी भी हमले से बचाने का ऐलान कर दिया। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर वो बेलारूस पर हमला करेंगे तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। और पुतिन ने धमकी दी कि पश्चिमी देशों को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी जितनी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से रूस ने अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में की है तब से बेलारूस पर हमले का खतरा बढ़ गया। बेलारूस की सीमा लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन से लगती है और ये सभी देश पुतिन से दोस्ती की वजह से बेलारूस के दुश्मन बन गए, जिसका मतलब ये कि बेलारूस पर ये देश कभी भी हमला बोल सकते हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने इन सभी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए रूसी सेना में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। खबर है कि रूस यूक्रेन सीमा के नजदीक बसे बेलग्राद और कुर्स्क समेत कई दूसरे शहरों की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन शहरों में कई बार ड्रोन से हमला किया गया। इस दौरान न सिर्फ रूसी सेना के कैंपों बल्कि कुछ तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया। रूस के बेलग्राद और कुर्स्क समेत कुछ दूसरे शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसे हैं और रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि इन शहरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुतिन अपनी सेना में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भर्ती करेंगे। खबर है कि रूस ने बेलग्राद में पहले से ही कई ऐसे कैंप तैयार कर लिए हैं जहां सिर्फ महिला सैनिक तैनात हैं। उनकी ट्रेनिंग से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूसी सैनिक जंग लड़ने की तैयारी करती नजर आई। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 3 देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके। उधर दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां के ला प्लाता शहर में 2 कारें आपस में बुरी तरह टकरा गई। वीडियो में दिखा कि जब यह हादसा हुआ तब वहां से एक महिला गुजर रही थी और वो जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंची 2 कारें तेज रफ्तार से आती हुई एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं। टक्कर के बाद वो दोनों ही कारें उस महिला की तरफ तेजी से बढ़ीं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि दोनों कारें उनकी दाईं और बाईं तरफ से निकल गईं। इसके बाद उनमें एक कार तो जाकर पास खड़ी बस से जा भिड़ी तो दूसरी सड़क के किनारे टकराकर रुक गई। हालांकि अपनी आंखों के सामने हुई इस जोरदार टक्कर से वो महिला सहम गई और सड़क पर ही रोने लगी। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में जबरदस्ती घुसकर बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो आदमी नशे की हालत में जबरदस्ती उस स्कूल में घुस गया और बच्चों को मारने लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो आदमी एक बच्चे को बेरहमी से पीटता नजर आया। उस आदमी ने पहले डंडे से उस बच्चे को पीटा और जब वो डंडा टूट गया तो उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस दौरान वो बच्चा रोता रहा, लेकिन उस आदमी पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे दोबारा मारने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस स्कूल की प्रिंसिपल ने उस आदमी पर 12 बच्चों की पिटाई का आरोप लगाया, जिनमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई। उधर कर्नाटक के शिवमोगा से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई। वहां चर्च के एक पादरी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा, जिसके बाद बंजारा समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया, क्योंकि शिवमोगा की पुलिस के मुताबिक पीड़ित नाबालिग लड़की बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती है और नाबालिग छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगते ही बंजारा समुदाय के लोग गुस्से में आ गए। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करके आरोपी पादरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। Father,
फ्रांसिस गेल। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने आरोपी पादरी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिवमोगा की पुलिस ने बताया कि पीड़ित नाबालिग छात्रा जिस कॉलेज में पढ़ती है वो चर्च से जुड़ा है। उधर जयपुर की धरती 16 मिनट के अंदर एक के बाद एक आए भूकंप के 3 झटकों से थर्रा उठी। वहां सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 बड़े झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। क्योंकि धरती के कांपने के साथ ही लोगों ने धमाके जैसी आवाज भी सुनी। जयपुर के अलग अलग इलाकों से कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए जिनमें सब कुछ हिलता नजर आया। एक वीडियो में एक मकान के बाहर सफेद रंग की कार खड़ी दिखी और अचानक विस्फोट जैसी तेज आवाज सुनाई दी। भूकंप के ये झटके इतने जोरदार थे कि कंपन की वजह से लोग दहशत में आ गए। अलमारी बुरी तरह हिली, टेबल बहुत बुरी तरह हिला और ये हालत ही खराब हो गई। ऐसा लग रहा है नीचे कोई हथौड़ा मार रहा है समथिंग। भूकंप पर निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सुबह 4:09 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:23 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 और तीसरा झटका 4:25 पर आया, जो 3.4 तीव्रता का था। जयपुर में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। उधर रूस की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे एजेंटों ने क्राइमिया में रूस के ब्रिज पर हमले की प्लानिंग की थी। 4 दिन पहले रूस को यूक्रेन के क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ था और रूस ने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने वो हमला करने में यूक्रेन की मदद की थी, मगर ब्रिटेन ने रूस के दावे को सफेद झूठ करार दिया था। पर ग्रे जोन नाम की रूस की न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि उसके हाथ कुछ ऐसे लीक दस्तावेज लगे जिनसे पता चला कि ब्रिटेन के पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों ने कर्ज ब्रिज पर हमले की पूरी साजिश रची और उनके प्लान पर चलते हुए यूक्रेन ने क्राइमिया के ब्रिज पर अटैक कर दिया। दावा किया गया कि ब्रिटेन की सेना में जासूस रहे इन लोगों ने पिछले साल अप्रैल में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्राइमिया के ब्रिज को उड़ाने के लिए उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें ब्रिज पर हमला करने के कई तरीके बताए गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने हर कीमत पर वाणी बोलिए मन का आपा खो। एवरीवन ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो और को शीतल करे और को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। हाँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं यहां खड़ा हुआ था और सामने दूर से बहुत देर से एक चीज दृश्य देख रहा था, मैं आपको उसको साझा करना चाहता हूं। एक फादर, एक पिता अपने बेटे को बता रहे थे, 13-14 साल का बेटा होगा या हो सकता 12 साल का बेटा हो। वो जो देख रहे हो वो सारे लोग प्रवक्ता हैं, बोलते हैं, मुद्दे पे बोलते हैं, देश के मुद्दे पे बोलता है। बेटे ने सवाल पूछा होगा, अच्छा और? बोले वो जो सामने खड़े हैं ना, वो मेरी तरफ इशारा किया। उसके बाद वो सारी बातचीत को चलाते हैं, वो चले गए, घूम के यहां आ गए होंगे, यहां तक आ गए होंगे। मैं बड़ी दूर से देख रहा था उनको, बड़े ध्यान से। पता नहीं देश के सारे मुद्दों पर बोल पाते हैं या नहीं पाते हैं, कोशिश जरूर करते हैं।
कोशिश करते हैं कि बोलने की, और सीख रहा हूं। अभी कोई आया था मास कम्युनिकेशन वाला, हाँ आप बोले कि कहां पे हैं आप? जयपुर राजस्थान। क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप के लिए आया हूँ। और कहां से कर रहे हैं कोर्स? सर जयपुर राजस्थान सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से। जी, मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहे हैं। देखिए, समझिए, जो कुछ अगर समझ में आए कुछ थोड़ा बहुत, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूं समझने की, कि थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ जाए तो काम चल जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि तुम मणिपुर उठाते हो, हाँ? तो बोले राजस्थान क्यों भूल जाते हो, तो छत्तीसगढ़ क्यों भूल जाते हो? बंगाल में भी तो महिलाओं को घुमाया गया। बोले लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, तो लड़की हूं तो राजस्थान क्यों नहीं जा सकती हूं? सवाल पूछा। मैं रुकिए भाई साहब, आप बहुत बड़े दानवीर और बड़े लंबी जबान वाले हैं। शरीर तो है ही नहीं, अल्लाह ने शरीर दिया ही नहीं आपको, पर जबान दी है। देखिए, एक 80 साल के पिता गुमशुदा की तलाश में है, और एक अपने बच्चे की, पिता का दर्द, 9 माह से लापता मूक बधिर की तलाश में कई शहर छान चुका हूं। 9501125611 ये नंबर है जी। 50,000 का नाम है जी। इनाम का तो मुझे नहीं मालूम, मुझे नंबर काफी है महत्वपूर्ण जी, जिसको वो आप बच्चा घर आ जाए, बाकी आप इनाम जिसको देना हो दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। बच्चा घर पहुंचे, बहस पे लौटता हूं, इजाजत हो तो बहस पे लौटूं। सवाल तो मैंने दिया था जी। देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए, माननीय अशोक गहलोत के सामने जो भी केस आता है 2 घंटे के अंदर अंदर उसको सोल्व कर देते हैं। तो वो बताइए कि मिनिस्टर को बर्खास्त क्यों किया? मिनिस्टर को बर्खास्त करने का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मोदी जी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते नहीं है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बकायदा, और उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। ऐसे तो भाजपा में पता नहीं कितने रातों रात बदल दिए जाते हैं, तो भाजपा से भी पूछा जाए ना ये सवाल। तो हमारे अगर मंत्री, हमारे, अब मैं मुद्दे पर आती हूँ, मणिपुर पर। देखिए, एक दिल्ली के अंदर एक कांड हुआ, निर्भया कांड, उसमें पूरी दिल्ली, जिसे दिल्ली हुकूमत का प्रतीक कहा जाता है, पूरे देश में ये मुद्दा उठा। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। सरकार किसकी आई? सरकार एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे राजा की आई जो बहुत बोल रहे थे कि हमें तो चाय बेचने वाला, मैं तो गरीब का बेटा, मैं महिला सुरक्षा के लिए आया हूं, मुझे वोट दो, और वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा भी दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज वो नारा दे रहा कैसे खोखला हो गया। अब ये सवाल हम पूछ जी। बिल्कुल टीना जी, डॉक्टर टीना कभी कभी आती, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने वक्त का इंतजार करती हैं। मुझे आपके स्टेटमेंट में कोई एतराज नहीं, बस एक शब्द का एतराज है, राजा। कोई यहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर अगला सेंटेंस युवराज बोले तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए फिर। और युवराज के अलावा क्या क्या बोलता है मैं तो नहीं अलाउ करता हूं यहां पे। तो सबसे पहले भगाऊंगा यहां से, 2 सेकंड के अंदर भगा दूंगा यहां से शो के अंदर। बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं बीजेपी से कि क्या मणिपुर का सवाल इसलिए ना पूछा जाए, या वो छोटा हो गया कि राजस्थान बंगाल के मुद्दे भी हैं, इसलिए वो छोटा है सवाल मणिपुर का? क्या कभी ये बोला गया कि मणिपुर का सवाल छोटा है? और क्या कभी ये बोला कि राजस्थान और बंगाल और बिहार का सवाल छोटा है? सवाल हैं, जवाब देने वाले तो ये लोग भी हैं। अगर आज औरतों के साथ बर्बरता होगी, क्या परेशानी है तुम्हारे अंदर? मुझे चुप, मैं चुप नहीं कराऊंगा, ये चुप कराने की आपकी जिम्मेदारी है। चुप कराइए या तो पीछे ले जाइए इनको। जब औरतों के साथ बर्बरता होती है तो लोग अपने स्टेट को, तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती है कैमरामैन। वो घर से चलते ही इसीलिए हैं कि खुराक मिल जाए पाव भर की। घेर के खड़े होइए आप, इनको आप ऐसे खड़े हो जाइए। अब इनका दर्द जाता रहेगा। खड़े होइए जी। देखिए, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर यही तो आती है कि कोई अपने बारे में, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा। दूसरे के जगह पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात जरूर पहले करेंगे। मणिपुर से पहले क्या, आज भी बंगाल के अंदर किस तरीके से 25-30 लाख लोग
आज कैंपों में रह रहे हैं, उनके घर जला दिए गए, चर्च जला दिए गए, पर क्या ममता जी क्या अपने घर से निकलेंगी बाहर और पूछेंगी कि कौन सी चीज कहां पर है? हम लोगों को पूछा जवाब प्रतीक भाई, जो कौम जुल्म देख करके खामोश बैठती है वो कौम ताउमर लाशें उठाती है और मरी हुई कौम की निशानी होती है। आपको बड़ी जिम्मेदारी करो। मणिपुर का कंपैरिजन कर रही हैं, अरे वहां पे स्टेट फेलियर है, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की लड़ाई है। जो 2002 में हमने देखा वो आज मणिपुर में देखा। आज बड़ी महिला सुरक्षा को वो बोल रही, बिल्किस बानो को इन्हीं की सरकार के अपराधी जो थे उनको आपने क्या कह के छोड़ा था? बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकलने वाली भाजपा के मंत्री और भाजपा की सरकार आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उस वक्त कहां जमीर मर गया था जब बिल्किस बानो के साथ हुआ था? और माननीय प्रधानमंत्री इसलिए नैतिकता नहीं तय कर पा रहे हैं कि 2002 का इतिहास बहुत ही खराब भारत में लिखा हुआ है। प्रतीक जी, यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सब लोग एक पक्ष की बात करते, दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। हम यहाँ पर अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक देश की महिला होने के नाते ये उम्मीद रखती हूँ कि इस मुद्दे पर सामूहिक चर्चा होनी चाहिए थी। वो पार्टियां, ये अभी टीना जी ने सवाल किया कि सदन में कोई चर्चा नहीं हो रहा, इन्होंने थोड़ा स्पीकर थोड़ा सा लाउड कर देंगे। अभी इन्होंने सवाल किया कि सदन में क्या हो रहा है। आपने शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया, अभी मानसून सत्र भी नहीं चलने दे रहा। जब सत्र नहीं चलने देते तो सत्र में चर्चा कैसे होगी? दूसरी बात, आप सबको चाहिए था कि एक साथ मिलकर इसका समाधान निकालते, क्योंकि इसमें कोई भी खरा तो ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टी में है, किसी ना किसी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं राज्य में तो है, तो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए। 10 सेकेंड। अभी पिछले कुछ महीनों में आपको कुछ घटनाएं मिली होंगी जहां पर मुस्लिम लड़कियां अगर अपने हिंदू दोस्तों के साथ पाई गई तो उनको किस तरह से सड़क पर नग्न किया गया, बेपर्दा किया गया। तब किसी भी महिला पॉलिटिशियन को बुरा नहीं लगा, ना ही किसी भी कोर्ट ने कोई भी सौदा संज्ञान नहीं किया। नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं, आप न्यूट्रल होकर अगर बोलना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। अरे मुझे बोलने, ये मुसलमान और महिला बोल करके विक्टिम नहीं बन सकते आप। ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री ये संसद चलने की बात कर रहे हैं। अरे आप भूल गई, किसी देश में सुषमा स्वराज जी ने कहा था और अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। पहले रुकना, ऐसे मत चिल्लाओ आप। नहीं, आप बोल रही थी, मैं चुप था। वेरी। और दूसरी बात, एक तो ये जो दिल्ली पुलिस शुरू हुआ है, इसने पूरी जिम्मेदारी ले ली है लगता है। मुझे लग रहा है कि इसने पूरी जिम्मेदारी ले ली है और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम सारे लोग यहाँ पे सतर्क हैं, सजग हैं। कृपया अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। जी मैं पूरा कर रहा हूँ। राजनीति तब दिखी ना अंबर बहन, जब प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर खड़े होकर के ये कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर बोल नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री जी। तब दिक्कत लगा कि राजनीति की शुरुआत, और ट्रोल आर्मी को उन्होंने एक संदेश दिया कि जब मणिपुर की बात कोई पूछे, मणिपुर की महिलाओं की आवाज कोई उठाए, तब तुम उसको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उलझा देना। यह किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, और यह पूरा देश आने वाला भविष्य प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न खड़े करेगा। एक सवाल बस पूछ लूं, निर्भया कांड इन्हीं के टाइम पर हुआ था कि तब पार्लियामेंट नहीं थी? क्या तब पार्लियामेंट नहीं थी? कितने लोगों ने बात करी पार्लियामेंट के अंदर? तब नहीं थी पार्लियामेंट, तब देश ने हमको सत्ता से बेदखल किया। निर्भया के कांड पर आपको भी करेगा, याद रखना। जी देखिए, किसने रोका है? चर्चा करवाइए, पूछेंगे हम तो सवाल प्रधानमंत्री जी से। हल्ला करने की बात ही नहीं है। सवाल जब वो सुनेंगे तब ना वो आएंगे, जब ना वो तो छुप के बैठे। वो अगर बोले हमने कब रोका है? हम लगातार जो है 3 मई से वहाँ हिंसा हो रही है, लगातार हर एक डिबेट में बोल रहे हैं। राहुल जी खुद गए मणिपुर, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। ये सवाल पूछती हूँ मैं, क्यों नहीं गए राहुल जी? प्रतीक भाई, मैं चाहता हूँ बड़ी शालीनता के साथ इस मौजू पे डिबेट होना चाहिए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि न्यूज 18 का कैमरा और माइक मणिपुर के अंदर जाए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करे और सच्चाई देश को बताए, जो इतने वर्षों से छुपी बैठी हुई और 3 महीने के साथ जो हश्र हो रहा है वहां पर महिलाओं के साथ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री। मैं जब्बार साहब आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि चैनल जाए दिखाए, तो यकीन मानिए कि कई चैनल हैं और कई चैनल काम कर रहे हैं
और वहां लगातार रिपोर्ट नहीं, लेकिन आप नहीं पहले स्थान पे है, ये बताइए देश को। और मुझे ये भी इंटरनेट शटडाउन के मामले में मुझे जो मुझे बताना था वो मैंने बताया। जी, क्या वेस्ट बंगाल में इंटरनेट शटडाउन नहीं है क्या? क्या बाकी जगहों में आज तक क्या चीज छुपी है? क्या सबके सामने नहीं है क्या? क्या मणिपुर आपने सामने नजर आ रहे हैं? क्या सब जगहों पे मीडिया नहीं थी क्या? क्या सब तक नहीं दिखा क्या? आज क्यों मणिपुर में, आज क्यों? ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बहस करेंगे। कृषि बिल पर संपूर्ण विपक्ष बाहर बैठा था, संपूर्ण विपक्ष बाहर बैठा था। इन्होंने कृषि बिल पर बिना बहस किए बिल को पास भी कर दिया। आज 8 नोटिस मिल चुका है। आज संडे को छुट्टी नहीं करना चाहिए था, संडे मंडे पार्लियामेंट चलना चाहिए था। जी जी, पार्लियामेंट चलने देते हैं साहब, वही मैं कह रहा था। जब निर्भया केस हुआ था तो संसद चल रही थी, विपक्ष जब भी पक्ष के नेता बोलते हैं विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। उसको देश की चिंता नहीं है, उसे कुर्सी की चिंता है। इनको सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आते हैं, इनको सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आते हैं। जी 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 जी, मैं हाँ बोलो। देखो, मैं सारी पार्टियों से, सारी आवाम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ। भारत की धरती पर जन्मे तुम भारत का गुणगान करो, तुम धर्म जाति को पीछे रखो और महिलाओं का सम्मान करो। जिस नारी से तुम जन्मे हो, जिस नारी से तुम जन्मे हो उसका ना तुम अपमान करो, राजनीति बाद में करना, तुम महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो। क्या नाम है भैया? जितेंद्र तिवारी नाम है। यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी आवाज चले यहाँ चारों तरफ। हमारी चले, हम यही चाह रहे हैं। उनकी चल रही है और उसके बाद भी घटनाएं हो ही रही हैं। जी, मैं आया, रुको, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस पृथ्वी पर का कोड है। अरे क्या पता नहीं, बकवास करते हैं आप। जी बोलिए हरवर जी। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ना we wait for the event to happen. We don't take precautions. In 90% of the cases where event can be stopped, we don't make efforts. जी, ऑडियो ठीक करेंगे, ऑडियो ठीक करेंगे, प्लीज ऑडियो ठीक करेंगे। जी जी जी। बहन ने कहा, मेरे भाई ने भी कहा कि संसद नहीं चलने दिया जा रहा। आपको याद करना चाहिए 2011 से लेकर 2013-14 तक का दृश्य। संसद नहीं चलने दिया जाता था। कितने दिन काम हुए याद कर लो। और इसलिए नहीं चलने दिया जाता था कि आपका काम ही सिर्फ हंगामा करना था, एक भी मुद्दे पर आप बात नहीं करते थे। और आज रुको, अरे रुक जाओ। जब आप 70 साल बोलती हो ना तो बीपी सिंह भूल जाती हो, चंद्रशेखर भूल जाती हो, अटल बिहारी वाजपेयी भूल जाती हो। दिक्कत है आपने, आपकी मेमोरी कमजोर है, आपकी मेमोरी कमजोर है। लेकिन आज मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा, मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा। त्रिपाठी जी, आज शो करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्या गजब है, डिस्टर्बेंस इतना, मुझे समझ में नहीं आ रहा बता क्या रहे हैं ये, कौन सी चीज बता रहे हैं? ला 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 ला, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे समझ में नहीं आया क्या 8 साल जब नहीं हुआ तो आज कौन सी चीज नहीं बता रहे हैं आप? जी सर, ऐसा है, यहाँ पर जितने भी आदमी हैं न इनको मानवता के शर्मसार से कुछ देना है न, जहाँ तक मुझे बात मेरी हार्श हो सकती है, कड़वी हो सकती है, लेकिन है 100% सच। इनको केवल अपने जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसको उसकी मणिपुर के चूल्हे पर रोटी सेकनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और सियासत इतनी गंदी हो गई है कि इसके लिए तो यही कहूंगा कि सियासत का बस इतना ही फंसाना है, खुद जुर्म करना है और खुद मातम मनाना है। अभी मैम बोल रही थी, मैं धीरज दीक्षित डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी से हूँ। अभी कांग्रेस की मैम बोल रही थी कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उस वक्त दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी। आपने क्या किया था? जबकि हैदराबाद एनकाउंटर यह बीजेपी सरकार में हुआ है। नो, हमने बात बोल, देखिए एक बात है, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो अपनी बात कह रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र में
एनकाउंटर्स को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जी जी, इन्हीं का मानना है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को एक विनती करनी चाहिए कि देश में शांति स्थापित हो। मणिपुर में 2 शब्द बोल दे कि शांति स्थापित हो, ताकि सब बेटियों को ये विश्वास हो कि भरोसा हो कि वो इस देश की बेटी है, वो इस देश की बेटी है, और भरोसा जताए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, भारत माता की जय करने से नहीं होता।